जय हिंद मेरे दोस्तों स्वागत है इस एक खास एपिसोड में। आज हम दुनिया की उन 48 घंटों की यात्रा करेंगे जिनमें 3 महाद्वीप पर ऐसी घटनाएं घंटी के घटी की विश्व राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की नींव हिल गई। ये सिर्फ खबरें नहीं थी, ये इंसानी दर्द, भू राजनीतिक रणनीतियों और महाशक्तियों के छिपे खेल का मिला जुला रूप था। कल्पना कीजिए, गाजा का अंधेरा आसमान अचानक मिसाइल की चमक से लाल हो जाता है। एक परिवार सोते सोते खत्म हो जाता है और दुनिया फिर उसी पुराने सवाल पर खड़ी हो जाती है, शांति आखिर कब? अब चलते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान की तरफ, जहां पहाड़ों में विद्रोहियों और सेना की गोलियों की आवाज गूंज रही है। सड़कें बंद, इंटरनेट कट और दुनिया को फिर याद दिलाया जाता है कि फिर यह इलाका सिर्फ रेगिस्तान नहीं बल्कि एशिया की जियोग्राफी का बारूद है। इसके बाद अफ्रीका, जहां एक तरफ नाइजीरिया में आतंकी हमला और दूसरी तरफ कांगो की खदान ढह जाती है जिसमें सैकड़ों मजदूर दब जाते हैं। यही खदानें दुनिया की मोबाइल और बैटरी उद्योग को चलाती है। आज हम इन तीनों घटनाओं की परतें खोलेंगे, क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका असर दुनिया पर कैसे पड़ेगा। दोस्तों, दुनिया भले ही बड़ी हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा जुड़े हुए हैं उसके हालात। अगर एक जगह आग लगती है, तो उसकी गर्मी हज़ारों किलोमीटर दूर महसूस होती है। पिछले 48 घंटों में गाज़ा, बलूचिस्तान और अफ्रीका तीनों जगह पर ऐसी उथल-पुथल मची कि दुनिया एक बार फिर अस्थिरता के मोड़ पर खड़ी हो गई है। मध्य पूर्व में गाज़ा पर बमबारी सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है, इसके साथ जुड़ा है अमेरिका-ईरान का तनाव, इजराइल की सुरक्षा रणनीति और अरब देश की राजनीति। यहाँ की हर घटना तेल की कीमत से लेकर वैश्विक स्थिरता तक असर करती है। फिर है पाकिस्तान का बलूचिस्तान, एक ऐसा इलाका जहाँ चीन को अरबों डॉलर का CPEC प्रोजेक्ट चलता है। यहाँ का हर धमाका ट्रेड रूट्स को खतरे में डाल देता है। अंत में अफ्रीका, जहाँ की खदानें दुनिया को चलाती है, कांगो की कोल्टान माइल और नाइजीरिया का संघर्ष बताते हैं कि संसाधनों की कीमत सिर्फ पैसे में नहीं, खून में चुकाई जाती है। इन तीन घटनाओं के पीछे एक ही धागा चलता है, महाशक्ति का शक्ति संतुलन। आगे चलकर हम इसे गहराई से समझेंगे। गाजा क्राइसिस 29 से 31 जनवरी 2026। गाजा की रातें हमेशा अंधेरी थी, लेकिन इन 48 घंटों में अंधेरा कुछ और ही रंग ले आया। रात 10:05 पर इजराइल के F-35 स्टील्थ जेट्स आसमान में शोर किए बिना उभरे। कुछ सेकंड बाद 5 प्रिसीजन मिसाइलें हवा चीरती हुई दक्षिण गाजा के खान यूनिस पर गिरी। एक झटका, एक धमाका, फिर बस धूल, धुआं और चीखें। एक ही घर मिट्टी में मिल गया, अंदर का पूरा परिवार खत्म। मछुआरा पिता, गृहिणी माँ, 4 मासूम बच्चे और 2 बहनें। ये सिर्फ मौत नहीं थी, यह उस क्षेत्र की पीढ़ियों से चली आ रही बेबसी का एक और अध्याय था। अगली सुबह जबालिया कैंप ने भी वही दर्द महसूस किया। ड्रोन लगातार 2 हमले करते हैं। इजराइल कहता है हमने 2 हमास कमांडर मार गिरा है, लेकिन धरती पर गिरे सब बताते हैं कि सच्चाई हमेशा आधी नहीं होती। 10 नागरिक मारे गए। इन 48 घंटों में 50 से ज़्यादा इमारतें ढही, 100 से अधिक लोग घायल हुए, अस्पताल भर गए और गाजा की 80% बिजली व्यवस्था बैठ गई। राफा बॉर्डर बंद हो गया, पानी की सप्लाई ठप हो गई। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, 2.3 मिलियन लोगों की सांसें रोक देने वाला हमला था। गाजा की ये कहानी आज की नहीं, यह 75 साल पुराना घाव है जो हर दशक में ताज़ा कर दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1948 की नकवा से होती है, जब फिलिस्तीन 2 हिस्सों में बांटा और 7 लाख लोगों रातों रात बेघर हो गए। यही वो दिन था जब संघर्ष की जड़ बो दी गई। 1967 में इजराइल ने गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। तब से अब तक हर राजनीतिक गलती, हर युद्ध और हर समझौता इस छोटे से क्षेत्र पर भारी पड़ा। 2005 में इजराइल ने गाजा से सेना हटाई
पर ब्लॉकेट कर लगा दिया, यानी बाहर जाना, अंदर आना, व्यापार, दवाएं, सब पर नियंत्रण। दुनिया के सबसे घने इलाकों में बंद 2.3 मिलियन लोग, एक खुली जेल जहां हलचल भी सख्त समझी जाती है। 2007 में हमास जीत गया। इजराइल और पश्चिमी देशों ने इसे सुरक्षा खतरा माना। इसके बाद आया ट्रम्प फैक्टर। 2017 में जेरूसलम को इजराइल की राजधानी मानना और 2025 में सत्ता में लौटकर इजराइल को खुली सैन्य मदद। इसके जवाब में ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह को और मजबूत किया। गाजा आज दो महाशक्तियों के बीच खड़े एक छोटे से मोहरे जैसा है। इजराइल की सैन्य रणनीति किसी फिल्म की तरह तेज और तकनीकी होती है। इस बार भी 4 चरणों में यह हमला अंजाम दिया गया। पहला चरण, मोसाद इंटेलिजेंस, उपग्रह, ड्रोन सर्विलांस और मानव शत्रुओं से हर मिनट की जानकारी जुटाई गई। किस घर पे कौन किस वक्त कौन सी गतिविधि, सब कुछ। दूसरा चरण, व्हाइट हाउस की अप्रूवल, ट्रंप प्रशासन की हरी झंडी के बिना ऐसा बड़ा ऑपरेशन संभव नहीं। 30 मिनट की ब्रीफिंग और मिशन को अनुमति मिल गई। तीसरा चरण, रात के हमले, F-35 स्टील जेट्स जो रडार पर दिखाई नहीं देते गाजा के ऊपर मंडराए, लेजर गाइडेड बम निशाने पर गिराए गए। उसी समय ड्रोन भी 2 बजे से 5 बजे के बीच अपनी कार्रवाई करते हैं। चौथा चरण, इंफॉर्मेशन वार। इजराइल की सेना ने तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, हमास कमांडर खत्म, दुनिया के सामने नैरेटिव तय कर दिया जाता है। कुछ ही मिनटों में हैशटैग गाजा जेनोसाइड ट्रेंड होने लगता है, यानी जमीनी युद्ध से ज़्यादा बड़ा सूचना का युद्ध। कौन पहले अपनी कहानी दुनिया को दिखाता है वो ही जीतता है। गाजा की कहानी हमें एक कड़वा सच सिखाती है, जब शक्ति का संतुलन टूट जाता है तो शांति सिर्फ एक कल्पना रह जाती है। गाजा में यह असंतुलन इतना बड़ा है कि हर संघर्ष पहले से तय परिणाम जैसा दिखता है। इजराइल दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। एडवांस्ड फाइटर जेट्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, 24/7 इंटेलिजेंस एंड अमेरिका का समर्थन। दूसरी तरफ गाजा में फंसे लोग, जिनके पास ना कोई आर्मी है, ना सुरक्षित बंकर, ना एयर डिफेंस। हर हमला उनके लिए मौत या विस्थापनों में से एक विकल्प छोड़ देता है। लेकिन इस असंतुलन का असर सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है। यह क्षेत्र की राजनीति, तेल की कीमतों और अरब देशों की विदेश नीति को भी लगातार बदल रहा है। जब एक क्षेत्र इतना अस्थिर होता है तो उसका आर्थिक कंपी पूरे विश्व में महसूस होती है। और यह भी सच है कि जब एक पक्ष बेहद मजबूत होता है तो शांति वार्ता सिर्फ औपचारिकता बन जाती है। कोई भी बातचीत सफल भी तभी होता है जब दोनों पक्ष बराबरी पर हो या कम से कम अपनी आवाज़ उठा सके, है कि नहीं। गाजा हमें साफ दिखाता है कि शांति सिर्फ समझौते से नहीं बल्कि संतुलित शक्ति से बनती है। जब वह संतुलन टूट जाए तो संघर्ष हमेशा लौट आता है। अब समझते हैं हम लोग बलूचिस्तान की क्राइसिस। ठीक है, 29 जनवरी की सुबह बलूचिस्तान की पहाड़ियों में एक धमाका गूंजा। यह था क्वेटा के पास एक चेक पोस्ट पर हुआ RPG-7 लॉन्चर से हमला। 7 पाकिस्तानी जवान मौके पर मारे गए। दिन की शुरुआत ऐसे खून भरे नोट पर हुई थी कि आगे क्या होने वाला है कोई नहीं जानता था। कुछ ही घंटों बाद दोपहर 2:30 बजे क्वादरपोर्ट क्षेत्र में एक IED ब्लास्ट हुआ। 5 चीनी इंजीनियर घायल पड़े थे। ये वही लोग थे जो CPEC प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। चीन के लिए यह सिर्फ चोट नहीं, यह उसके अरबों डॉलर के निवेश पर सीधा हमला था। 30 जनवरी तक हालात और बिगड़ते गए। बलूचिस्तान के 15 से अधिक लोकेशनों पर हमले हुए। इंटरनेट बंद कर दिया गया, सड़कों पर चेक पॉइंट्स बढ़ा दिए गए और लोग घरों में कैद हो गए, क्योंकि बाहर हर कदम धुएं और गोलियों से भरा हुआ था।
31 जनवरी को पाकिस्तान आर्मी ने अपनी जवाबी ऑपरेशन शुरू किए अपाचे हेलीकॉप्टर्स और कमांडोज यूनिट्स के साथ। आधिकारिक बयान में कहा गया कि 41 विद्रोही मारे गए, लेकिन सच्चाई यह थी कि पूरे क्षेत्र पर एक बार फिर युद्ध का साया छा गया था। यह सिर्फ एक हमलों की सूची नहीं थी, यह दहकते हुए बलूचिस्तान की कहानी थी। बलूचिस्तान क्राइसिस क्यों हुआ? बलूचिस्तान का दर्द आज का नहीं है, 78 साल पुराना है। 1947 में जब पाकिस्तान बना तब बलूचिस्तान एक स्वतंत्र रियासत था, जिसके पास अपनी असेंबली, अपना झंडा और अपनी मुद्रा थी, कालात रुपया। लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने इस रियासत का विलय किया, जिससे बलूच समुदाय आज भी कब्जा मानते हैं। इसके बाद दशकों तक संघर्ष चलता रहा। 1973 से 1977 के बीच पहला बड़ा विद्रोह भड़का, जिसमें 10,000 से अधिक बलूच मारे गए और 80,000 लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए। यह घाव आज भी ताज़ा है। फिर आया CPC सड़क, चीन का $62 अरब का प्रोजेक्ट, जो ग्वादर पोर्ट को एशिया का ट्रेड हब बनाता है। लेकिन इस अरबों डॉलर के सपने में स्थानीय जनता के लिए कुछ नहीं था, ना नौकरी थी, ना विकास था, ना सुरक्षा। बलूच लोगों को लगा कि उनके संसाधनों का शोषण किया जा रहा है और वे अपनी ही ज़मीन पर अजनबी बना दिए गए। इसके अलावा पिछले 20 सालों में 10,000 से ज़्यादा बलूचों के जबरन गायब होने की रिपोर्ट सामने आई। परिवारों को समझ नहीं आता कि उनका बेटा, भाई या पिता कहाँ गया, किसने उठाया, क्यों उठाया। नतीजा क्या निकला? विद्रोह सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं, एक ऐतिहासिक चिंगारी है, जो हर कुछ सालों में फिर भड़क उठती है। बलूचिस्तान क्राइसिस कैसे हुआ? इस संघर्ष की रणनीति किसी क्लासिक गुरिल्ला युद्ध जैसी है। बलूच विद्रोही पहाड़ी इलाकों का फ़ायदा उठाते हैं, जहां सेना का पहुंचना मुश्किल होता है। वे हिट एंड रन टैक्टिक्स अपनाते हैं, यानी अचानक हमला फिर तुरंत गायब। उनकी पूरी ताकत भूगोल और इलाकों की समझ पर टिकी होती है। वे ड्रोन से रेकी करते हैं, होममेड IEDs लगाते हैं और चेक पोस्ट पर RPG-7 का इस्तेमाल करते हैं। ये तरकीबें सेना को हमेशा चौकन्ना रखती है, क्योंकि हमला कब और कहाँ हो जाए इसकी भविष्यवाणी लगभग असंभव है। पाकिस्तानी सेना का जवाब भी कठोर होता है। सर्विलांस ड्रोन, हेलीकॉप्टर गनशिप और बड़े पैमाने पर ग्राउंड रेड्स। लेकिन यह समस्या सिर्फ सैन्य बल से खत्म नहीं होती, क्योंकि विद्रोह की जड़ आर्थिक और राजनीतिक दोनों है। गुरिल्ला युद्ध हमेशा लंबे समय तक चलता है, क्योंकि उसका मकसद एक बड़ी जीत नहीं, बल्कि दुश्मन को धीरे धीरे कमज़ोर करना होता है। यही कारण है कि बलूचिस्तान दशकों से जल रहा है और आज भी शांति दूर दूर तक नज़र नहीं आती। दोस्तों, आज हम पहुंचते हैं दुनिया के उस हिस्से में जहां एक चिंगारी भी पूरे ग्लोब को आग में बदल सकती है। मिडिल ईस्ट, जिस दिन कश्मीर और ताइवान में तनाव बढ़ रहा था, उस दिन तेल बाजार में कीमतें अचानक ऊपर जाने लगी। क्यों? क्योंकि खाड़ी देशों को डर था कि कहीं बड़े देशों की आपस की तनातनी का असर उनके शिपमेंट पर ना पड़े। वही इजराइल और ईरान के बीच एक मिसाइल टेस्ट ने सबको और बेचैन कर दिया। दुनिया देख रही थी, अगर यहाँ हालात बिगड़े तो वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। सबकी नज़र अब अगले कदम पर टिकी हुई थी। अब बात करते हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था की, जो इस पूरे संकट से सीधे सीधे कांपने लगी। स्टॉक मार्केट भी ऐसी गिरावट आई कि निवेशकों को होश उड़ गए। अमेरिका, यूरोप और एशिया सभी जगह शेयर लाल निशान पर जाने लगे। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को अलर्ट जारी किया कि सप्लाई चेन किसी भी वक्त टूट सकती है। डॉलर मजबूत हो रहा था, जबकि बाकी मुद्राएं दबाव में थी। IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी चेतावनी जारी कर दी कि अगर हालात 2 और दिन ऐसे ही रहे तो 2026 की अर्थव्यवस्था का अनुमान रिसेट करना पड़ेगा। पूरी दुनिया सांस रोक कर पड़ी थी।
जब ज़मीन और बॉर्डर पर तनाव बढ़ता है तो हमले सिर्फ सीमा पर नहीं होते, डिजिटल दुनिया में रणभूमि बन जाती है। इसी दौरान दुनिया भर में बड़े पैमाने पर साइबर अटैक शुरू हुए। बैंकिंग सिस्टम को निशाना बनाया गया, कई एयरपोर्ट के सर्वर बंद हो गए और लाखों लोगों का डेटा खतरे में पड़ गया। विशेषज्ञों का कहना था कि ये हमले किसी एक देश की हरकत नहीं, बल्कि कई छोटे समूहों की सामूहिक कोशिश थी। सरकारें अपने साइबर डिपार्टमेंट को 24 घंटे एक्टिव होकर चुकी थी। सवाल था, क्या यह सब किसी बड़े हमले की तैयारी का हिस्सा है? ऐसे माहौल में दुनिया के बड़े नेता लगातार एक दूसरे को फ़ोन कर रहे थे। हर कॉल दुनिया के भविष्य का रास्ता तय कर रहा था। अमेरिका और चीन के विदेश सचिवों के बीच एक देर रात की मीटिंग हुई, जिसमें दोनों ने तय किया कि हालात और ना बिगड़ने दिया जाए। भारत ने भी अपनी भूमिका निभाई और रूस, ईरान तथा पश्चिमी देशों से अलग अलग बातचीत की। ये कूटनीतिक वार्ताएं वैसी थी जिनके बारे में आम जनता कभी नहीं जान पाती, लेकिन वही कॉल्स संकट को रोके रखने की सबसे बड़ी कोशिश थी। कूटनीतिक धागे से दुनिया को बांधे रखी थी। इस पूरे संकट में मीडिया ने भी बड़ा रोल निभाया, लेकिन सब कुछ नहीं बताया गया। कुछ चैनलों ने खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जिससे दुनिया भर में डर का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर फेक क्लिप्स वायरल होने लगे, जिन्हें देखकर लोग सोचने लगे कि युद्ध शुरू हो चुका है। असलियत यह थी कि ये कई घटनाएं इतनी गंभीर नहीं थी जितना बताया जा रहा था, लेकिन सूचना का तूफान इतना तेज था कि सही गलत का फ़र्क मिटने लगा। सरकारें लगातार अफवाहों को शांत करने में लगी थी, क्योंकि गलत खबरें कभी कभी असली लड़ाइयों में से भी खतरनाक होती है। 48 घंटों में दुनिया ने वह सब देख लिया जिसे हम आम तौर पर 10 साल से भी नहीं देखते। सैन्य तनाव, आर्थिक गिरावट, साइबर हमले, कूटनीति और अफवाहें, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात यह रही कि देशों ने आखिरी समय पर समझदारी दिखाई। किसी ने भी पहला हमला नहीं किया, किसी ने आग में घी नहीं डाला। दुनिया फिलहाल शांत है, लेकिन 48 घंटों में हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया कितनी नाजुक और हर देश की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। यह अध्याय खत्म नहीं हुआ, यह तो बस चेतावनी है कि भविष्य कैसा हो सकता है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।